नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, बीजेपी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है। तारीख पे तारीख तो वो दे रहे हैं, लेकिन अब मोहन भागवत ने, नागपुर लॉबी ने, महाराष्ट्र लॉबी ने, यूं कहे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यानी आरएसएस ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है कि 21 मार्च 2025 को कर्नाटक के बेंगलुरु में जो आरएसएस के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की जो बैठक शुरू होने वाली है, 3 दिवसीय बैठक चलेगी, उससे पहले बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुन लेना है। दरअसल संघ के इस महत्वपूर्ण बैठक के भीतर संघ से जुड़े हुए तमाम 34 संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संगठन महासचिव शामिल होते हैं, अपने संगठन के कामकाज की रिपोर्टिंग देते हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के यानी बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव को, संतोष जी को भी इस बैठक में शामिल होकर के कामकाज की रिपोर्ट सौंपनी है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आरएसएस ने यानी संघ ने कह दिया कि नड्डा साहब के कार्यकाल तो पता नहीं कब का खत्म हो गया, नया कोई अध्यक्ष चुने और नया अध्यक्ष को यानी बीएल संतोष साहब के साथ कर्नाटक के बेंगलुरु में होने वाली उस महत्वपूर्ण बैठक के भीतर शामिल होने के लिए भेजे। यानी ये कहे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अल्टीमेटम दे दिया है और इस समय खबर ये निकल के आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने यानी बीजेपी ने अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष एक तरह से चुन लिया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने एक नए चेहरे के ऊपर दांव लगा दिया है। वो नया चेहरा दक्षिण भारत के एक राज्य से आता है, बल्कि ये कहे कि दक्षिण भारत के एक राज्य लेकिन इस बार जो है संघ ने उस पर ब्रेक लगाने के बजाय, इस बार संघ ने मना करने की बजाय जो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के एक अहम सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया यानी टीडीपी के मुखिया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने उसके ऊपर ब्रेक लगा दिया है। जी हां, जेपी नड्डा के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष चुनना है उसमें नरेंद्र मोदी अमित शाह चुन लिया है। लगभग संघ का भी सहमति उस नाम पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के एक सहयोगी दल तेलुगु देशम पार्टी ने यानी टीडीपी के मुखिया ने, नायडू साहब ने उस पर वीटो लगा दिया है कि ये नहीं, आप इस व्यक्ति को अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे तो ये हमें मंजूर नहीं होगा। अब विडंबना देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अपनी सहयोगी दल के उम्मीदवारों को तय करती है, कई बार जो भारतीय जनता पार्टी अपनी सहयोगी दल के भीतर किस नेता को क्या भूमिका देनी है वो तक तय करती है। उस भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को अब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में कई तरह के दिक्कतों का सामना मौजूदा वक्त में करना पड़ रहा है। सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को बता रहा है कि नहीं, ये अध्यक्ष हमें मंजूर नहीं है। इसके पीछे के पूरा कहानी क्या है? आखिर चंद्रबाबू नायडू के भीतर इतना हिम्मत कहां से है? तेलुगु देशम पार्टी के यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या लेना देना? या चंद्रबाबू नायडू किसी के कहने पे मना करें, या चंद्रबाबू नायडू से मना करवाया जा रहा है अप्रत्यक्ष रूप से? अगर करवाया जा रहा था, जो कोई उनके पीछे है उनका मकसद आखिर क्या है? ये तमाम सारी बातें हम आपके सामने आज इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे कहानी में बताएंगे। ये बात हम सब जानते हैं कि उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों के भीतर पार्टी का विस्तार हो चुका है बीजेपी का। नॉर्थ ईस्ट के भीतर भी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का परचम आज के तौर में कहीं ना कहीं लहरा रहा है। लेकिन जैसे ही हम दक्षिण भारत की तरफ रुख करते हैं तो दक्षिण भारत के एक राज्य कर्नाटक के भीतर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल कई बार खिल चुका है। हालांकि इस समय वर्तमान में वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन कर्नाटक भाजपा का एक मजबूत गढ़ मौजूदा वक्त में माना जाता है। लेकिन आज तक जिन राज्यों के भीतर पार्टी का प्रदर्शन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा बीजेपी का, उसमें दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्य शामिल हैं। एक राज्य पश्चिम बंगाल, जहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। उसके अलावा नीचे दक्षिण भारत के जितने भी राज्य, चाहे वो आंध्र प्रदेश की बात कर ले आप, चाहे तेलंगाना की आप बात कर ले, चाहे वो तमिलनाडु की बात कर ले, चाहे वो केरल की आप बात कर ले, मतलब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी यहां पर भी अपनी जमीन को टटोलने की कोशिश में कहीं ना कहीं जुटी हुई है। और इसीलिए कहा जाता है कि करीब करीब 2 दशक बाद यानी इससे पहले वेंकैया नायडू दक्षिण भारत से जो आते थे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। बाद में वो उपराष्ट्रपति देश के बने। हालांकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का दक्षिण भारत के भीतर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ उनके अध्यक्ष बनने पर। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि भाजपा यानी बीजेपी दक्षिण भारत से अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, चुन सकती है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यानी दक्षिण भारत से अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन भी लिया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना भी दिया, उस बनाते समय उस क्राइटेरिया को भी बीजेपी ने फॉलो किया जो हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद फॉलो किया गया था। यानी एक पंथ दो काज, एक व्यक्ति को चुनिए और उससे कई तरह के फायदे उठाने की कोशिश कीजिए। तो दक्षिण भारत के भीतर भी एक ऐसे नेता को पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना जिनको 5 भाषाएं आती है,
जिसमें से 2 भाषाएं दक्षिण भारत के राज्यों की प्रमुख भाषा है। वो 2 भाषा कौन सी है? महिला चेहरा है, राजनीतिक विरासत है, वहां की फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, मतलब ये कहे कि उनके पिता वहां के बड़े स्टार भी रहे हैं, राजनीति के भीतर लंबे समय तक सक्रिय भी रहे हैं। ऐसे नेता को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पार्टी के अगले नया राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुन लिया। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं देशवरी साहब की, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी, यानी परिवार में कई व्यक्ति फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं। एनटी रामाराव खुद फिल्मी दुनिया के दिग्गज थे, राजनीति में आए, तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की, मुख्यमंत्री बने। उनके साथ बाद में किस तरीके से धोखा हुआ आगे इस वीडियो में हम वो बताएंगे, लेकिन पुरंदेश्वरी साहब का ये पूरा बैकग्राउंड है। लेकिन उसके बाद जब वर्तमान की जो मुख्यमंत्री हैं अभी तेलुगु देशम पार्टी के वर्तमान मुखिया चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने एक तरीके से एनटी रामाराव का साथ छोड़ा, उनके पार्टी को लेकर के चले गए, तो उस समय डी पुरंदेश्वरी ने अपने पिता के खिलाफ जाकर के चंद्रबाबू नायडू का साथ दिया। बाद में राजनीतिक माहौल जब बदला तो डी पुरंदेश्वरी कांग्रेस के भीतर शामिल हो गई। मनमोहन सिंह के सरकार में लंबे समय तक वो मंत्री भी बनी, लेकिन 2014 में जब राजनीतिक माहौल देश के भीतर बदला हुआ नजर आया तो 2014 में वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के भीतर शामिल हो गई, और उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के भीतर उनका कद बढ़ता हुआ जा रहा है, और वर्तमान समय में पार्टी ने उनको आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बना रखा है। तो बात करें डी पुरंदेश्वरी के राजनीतिक कद का अंदाजा आप इस बात से बखूबी लगा सकते हैं कि उनके साथ एनटी रामाराव के विरासत तो है ही, तेलुगु देशम पार्टी की यानी टीडीपी के भीतर भी आज के दौर में उनके कई समर्थक नेता अहम पदों पर हैं, बड़े पदों पर। तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू की यानी सिस्टर इन लॉ यानी साली कहे, और इससे भी बड़ी बात कहे कि अगर इनकी खूबियों के बारे में अगर आप देखेंगे कि हम आपको कहे कि इसके एक पंथ और 2 काज, यानी भारतीय जनता पार्टी आज के दौर में दक्षिण भारत के जिन राज्यों में अपने आप को मजबूत करना चाहती है उसके भीतर आंध्र प्रदेश भी है, उसमें तमिलनाडु भी आता है। और डी पुरंदेश्वरी का जन्म तमिलनाडु के भीतर हुआ, चेन्नई में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, और डी पुरंदेश्वरी 5 भाषाओं की जानकार है। तेलुगु तो आती है उनको, तमिल भाषा पर भी उनकी अच्छी पकड़ है, यानी ये कहे कि वो बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष तमिलनाडु के भीतर भी बड़ी बड़ी रैली उनकी अपनी भाषा में संबोधित वो कर सकती है। क्योंकि अगर अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा जाते हैं या फिर भाजपा के कोई अन्य नेता जाते हैं तो उनको हिंदी या अंग्रेजी में भाषण देना पड़ता है, जिनको वहां के स्थानीय नेता वहां की भाषा में ट्रांसलेट करके या पब्लिक तक पहुंचाने का काम करती है, लेकिन उसमें वो कन्विंसिंग पावर नहीं आ पाता। तो ऐसे में पार्टी के कोई राष्ट्रीय मुखिया होगी जो तमिलनाडु में जाकर के तमिलनाडु के लोगों के उसी भाषा में बात करेगी, आंध्र प्रदेश में जाके उसी भाषा में बात करेगी, तेलंगाना में जाकर के वहां की भाषा में बात करेगी, तो निश्चित तौर पर उस बात का प्रभाव पड़ेगा। और तमिल और तेलुगु के अलावा डी पुरंदेश्वरी को हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच ये भाषाएं भी आती है, यानी कुल मिलाकर के कहे तो 5 भाषाओं पर डी पुरंदेश्वरी का कहीं ना कहीं पकड़ है। तो पार्टी को ये लगा कि क्यों ना महिला मतदाताओं को तो लुभाएगी जरूर, क्योंकि आज के दौर में आप देखेंगे कि चुनावी जीत हार के भीतर महिला मतदाताओं की भूमिका काफी अहम हो गई है, और हर राजनीतिक पार्टी हम महिला मतदाताओं को लुभावने पर बात करती है अपने अपने राज्यों के भीतर। लेकिन सबसे बड़ा जो मजबूत तर्क उनके पक्ष में जो है महिला होना गया, 5 भाषाओं का जानकार होना भी उसके पक्ष में ही है। तमिलनाडु की धरती पर जन्म हुआ, आंध्र प्रदेश में उन्होंने राजनीति की, यह भी उनके पक्ष में ही है। एनटी रामाराव की बेटी है, यह भी उन्हीं के पक्ष में है। सौम्य चेहरा माने जाती है, संगठन को चलाने की जिम्मेदारी वो निभाती रही है, यह भी उनके पक्ष में गया, और ये तमाम सारी बातें उनके पक्ष में गई। लेकिन फिर भी अब ये सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि उनके नाम पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, डी पुरंदेश्वरी, जिनको दक्षिण भारत का सुषमा स्वराज तक कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के गुजराती लॉबी ने उन्हें पार्टी के अगले नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुन भी लिया है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं उन्हीं के ब्रदर इन लॉ यानी कहे उन्हीं के जीजा तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को ये बात हजम नहीं हो रहा है। आपको याद दिला दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के भीतर, आरएसएस के भीतर, संघ के भीतर शीर्ष स्तर पर इस बात को लेकर के विचार विमर्श हुआ था कि ओम बिरला की बजाय इस बार दक्षिण भारत से आने वाली किसी महिला को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाए। और उस समय भी डी पुरंदेश्वरी का नाम सबसे आगे था, लेकिन
चंद्रबाबू नायडू ने वहां पर एक तरह से फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू इस बात को नहीं चाह रहे थे कि आंध्र प्रदेश से आने वाली कोई महिला नेता जो उनके परिवार की सदस्य भी हो, जो एनटी रामाराव जो उनके ससुर हैं, उनकी राजनीतिक विरासत की उत्तराधिकारी भी हो, भले वो पार्टी चंद्रबाबू नायडू के पास अभी हो, लेकिन बेटी एनटी रामाराव की डी पुरंदेश्वरी है, तो फिर उन्होंने इस समय इस पर रोक लगवा दिया। चूंकि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 240 के आंकड़े पर जाकर के लटक गई, सरकार चलाए रखने के लिए, सरकार बनाए रखने के लिए, सरकार में बने रहने के लिए उन्हें टीडीपी के 16 सांसदों की जरूरत है, 16 सांसदों की समर्थन की जरूरत है बीजेपी को। का नाम आखिरी समय पे कट गया था और ओम बिरला को दोबारा से लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया गया था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जब तलाश कर रही है अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की, अब जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से विदाई से पहले दक्षिण भारत के कई राज्यों के भीतर पार्टी का कमल खिलाना चाह रही है, तो वहां उन्होंने जो नाम चुना है, जिस नाम पर उन्होंने मुहर लगाया है, जिस नाम पर कुछ हद तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भी कहीं ना कहीं सहमत नजर आ रहा है, उन पे अपने सहयोगी दल टीडीपी के मुखिया जो है चंद्रबाबू नायडू ने वो नो कह दिया, नहीं कह दिया। और टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू के न कहने का मतलब तो आप समझ सकते हैं कि उन्हीं के 16 सांसद के बल पे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आज के दौर में बीजेपी की जरूरत नहीं है चंद्रबाबू नायडू को, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की जरूरत है बीजेपी को। अगर चंद्रबाबू नायडू सरकार से समर्थन वापस ले लिया केंद्र में, तो फिर ऐसे में नीतीश कुमार क्या करेंगे, इस पर किसी को भरोसा नहीं था। एक दल अगर समर्थन वापस खींचता है तो फिर आपके खिलाफ कहीं ना कहीं एक माहौल सा बन जाता है और सरकार कभी भी गिर सकती है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब हो सकता है कि डी पुरंदेश्वरी का नाम जैसे लोकसभा अध्यक्ष के समय ड्रॉप किया गया था, अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी कहीं ना कहीं ड्रॉप कर दिया जाएगा। लेकिन इस कहानी पे हम तमाम सारे लोगों से जब बात किया, कई तरह की तमाम तरह के तथ्य जानने के प्रयास किया, तो एक नया तथ्य आया कि 21 का हम जिक्र कर लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अल्टीमेटम देख लिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कह लिया कि बेंगलुरु के बैठक में जेपी नड्डा नहीं चाहिए, कोई नया व्यक्ति आप उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके भेजिए। तो कहीं ऐसा नहीं है कि ये जो नहीं जो चंद्रबाबू नायडू का कहना है, इसके पीछे बीजेपी और गुजराती लॉबी खुद ही है। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद काफी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद अमित शाह और एकनाथ शिंदे की 1-to-1 अलग से बैठक हुई, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। उसके बाद एकनाथ शिंदे नाराज होकर के मुंबई गए, मुंबई से अपने गांव चले गए और एनडीए के मुंबई के भीतर जो बैठक होने वाली थी उस बैठक को छोड़ करके चले गए। खबर यह आ रही थी कि वो सरकार में शामिल होना नहीं चाहते, वो मुख्यमंत्री बनाने चाहते हैं। आरएसएस ने वीटो पावर लगाया, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए और नाराजगी जताते जताते एक बार उप मुख्यमंत्री का पद शिंदे को स्वीकार करना पड़ा। उसके बाद गाहे बगाए एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार की स्थिरता को लेकर कई तरह के सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन उससे भी सवाल पूछा जाता है कि एकनाथ शिंदे के कंधे पर हाथ आखिर किसका है? दिल्ली दरबार के साथ के बिना एकनाथ शिंदे की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखाए महाराष्ट्र के भीतर? वही एक और सवाल उठ करके आ रहा है कि कहीं ऐसा खेल तो नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू को गुजराती लॉबी की तरफ से इशारा किया गया कि आप इसके ऊपर अपना वीटो लगाइए ताकि हम गठबंधन धर्म निभाने की बात कहते हुए, केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की बचाने की बात करते हुए संघ ने जो हमें अल्टीमेटम भेजा है उस बात को सिरे से खारिज करवा सके, यानी आरएसएस को यह बात बता सके, कह सके कि हमने तो चुन लिया था, आप भी इस नाम पे सहमत थे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू आप नहीं मान रहे। तो क्या करें? ऐसे में तर्क इस तरह के दिए जा सकते हैं आरएसएस के सामने, क्योंकि आरएस मतलब आंध्र प्रदेश से कोई महिला नेता जो एनटी रामाराव की बेटी हो, चंद्रबाबू नायडू के रिश्तेदार हो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बन जाएगी बीजेपी के, तो आंध्र प्रदेश की जनता यानी तेलुगु देशम पार्टी के बजाय वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव करेगी। तेलंगाना की जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव होगा और इसका सीधा सीधा खामियाजा तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी को, चंद्रबाबू नायडू को उठाना पड़ सकता है। और इसीलिए चंद्रबाबू नायडू उनके नाम का विरोध खुल करके कर रहे हैं और ये तर्क देकर के आरएसएस को समझाया जा सकता है कि इंतजार कीजिए, अभी हम नए नेताओं की खोजबीन जारी हमारी रहेगी और जैसे ही कोई नया व्यक्ति ढूंढ लेंगे आपके पास, आपकी सहमति लेने के लिए, आपकी मंजूरी लेने के लिए, आपकी हामी करने के लिए हम जरूर पहुंचेंगे। तो बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कहीं ना कहीं दिलचस्प मोड़ पे पहुंच गया है। बीजेपी और आरएसएस के बीच जारी इस घमासान यानी गुजराती लॉबी और मराठी लॉबी के बीच इस घमासान में अब तेलुगु लॉबी भी जुट गए हैं, यानी टीडीपी भी जुट गए, चंद्रबाबू नायडू भी जुट गए, सहयोगी पार्टी जुट गई है। तो फिलहाल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को